वो अपार्टमेंट के पीछे की जानिब बनाए गए लॉन में बैठी थी, जहाँ माही और हिला ने काफ़ी पौधे लगाए हुए थे। लॉन ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हानम को यहाँ पर पौधों और परिंदों की चहचहाट के दरमियान बैठना अच्छा लगता था। ठंडी हवाएं सन-सन करती उसके सुनहरी बालों से टकराकर उन्हें पीछे की जानिब उड़ाती थीं, तो उसे खुशगवारियत का एहसास होता था। उसकी ग्रे आंखों में फैली नमी हर चीज़ को धुंधला जाने पर मजबूर कर देती थी। क्या तुम्हें हमेशा से अकेले बैठना पसंद है? ये मिसेस स्टेफन थी, जो एक साइकोलॉजिस्ट थी, लेकिन हानम नहीं जानती थी उसे लूसी माँ ने मिसेस स्टेफन का तारुफ अपनी दोस्त की हैसियत से करवाया था। नहीं, हमेशा से नहीं, लेकिन अब लगता है। हानम ने खुले आसमान को तकते हुए जवाब दिया था। और इसकी वजह? मिसेस स्टीफन ने गहरी नजरें उसके चेहरे पर जमाते हुए पूछा था। कुछ खास नहीं, बस इंसान की दिलचस्पी कभी एक चीज से खत्म होकर दूसरे से शुरू हो जाती है, और ये एक कुदरती बात है। जिंदगी से बेजार नजर आती हूँ, वो सवाल कर रही थी। नहीं तो, जिंदगी से बेजार लोग तो मरने की कोशिश करते हैं, जबकि मैं तो जिए जा रही हूँ। बातों में उलझाना आता है तुम्हें। मिसेस स्टेफन मुस्कुराती थी। क्या वाकई? आनम ने हैरत से पूछा था। हाँ, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, जिनके पास बातों में उलझाने का हुनर हो। तो आज से हम दोस्त हुए। मिसेस स्टेफन एक 35 साल खूबसूरत सी औरत थी, जो इस वक्त अपनी पेशेवराना अंदाज से मुस्कुराती नजर आ रही थी। मुझे लगता है मैं उस रोज़ कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया था। मुझे उम्मे हानम से वो सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे महसूस होता है कि हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, जिसे वो जैसे चाहे गुजार सकता है। आरजे ने नजरें चुराते हुए कहा था। मिकी उसका इशारा समझ गया था, लेकिन वो आरजे के अंदर चलते उलाव को महसूस नहीं कर पाया था, जो ये बात कहते हुए उसके अंदर चल उठा था। वो जब भी हानम और मिकी को एक साथ सोचता था, उसका अंदर चलकर अक्सर हो जाता था, और ऐसा क्यों होता था, ये वो भी नहीं जानता था। जैसा तुमने उसे समझा वो वैसी नहीं थी, वो अलग थी आरजे। मिकी ने मरी मरी सी आवाज़ में कहा था। वो काफ़ी बदल गया था। फटी जीन्स की जगह अब ढंग के कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर वो हपासत नहीं थी, बल्कि संजीदगी छाई थी। तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे ही गलत कह रहे हो। तुम्हें नहीं पता, मैंने उसे उस दिन हॉस्टल छोड़ा था। जाने वो किससे मिलने? बताया था मेहरू ने मुझे। मिकी ने गुस्से से आरजे की बात काटी थी। मेहरू और हानम की एक क्लास फेलो थी, जिसने अपनी पसंद से घर वालों से छुपकर शादी कर ली थी। उसके घर वालों ने उससे हर रिश्ता तोड़ लिया था। उस लड़की की बदकिस्मती कि वो लड़का, यानी उसका शोहर, उसे धोखा दे गया था। ये बात मेहरू जानती थी, क्योंकि मेहरू का उससे राब्ता था। उससे मेहरू से कुछ माली मदद मांगी थी। उस दिन हानम और मेहरू ने उसके घर जाना था। मेहरू ने ये बात हानम को नहीं बताई थी, क्योंकि अगर वो बता देती तो हानम उसके साथ नहीं जाती। मेहरू के पास जितने भी पैसे थे वो उसे देने जा रही थी, लेकिन उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था और मेहरू वक्त पर पहुंच नहीं पाई थी। मिकी की बात ने आरजे को शर्मिंदा कर दिया था। वो उससे कितना गलत समझ रहा था। यानी उस रोज़ भी हानम बेगुनाह थी। उसकी अपनी सोच उसे सांप की तरह डस रही थी। मैं हानम से एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं उसे एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। आरजे ने अपनी शर्मिंदगी मिटाते हुए कहा था। मुझे उसका एड्रेस नहीं मालूम। मिकी ने साफ जवाब दिया था। मेहरू को पता होगा। मुझे उसका नंबर चाहिए, मेरा उससे मिलना लाजमी है। मेहरू भी नहीं जानती। उसे मोमानी की खराब तबीयत के बायस इमरजेंसी में इस्लामाबाद आना पड़ा था। वो खुद बहुत परेशान है, क्योंकि तकरीबन पिछले 1 साल से उसका हानम से रब्ता नहीं हुआ। उसका नंबर बन जा रहा है। किसी का तो नंबर होगा ना, घर में किसी का। आरजे के लहजे में उम्मीद थी। मिकी खुद हानम से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। अब आरजे को देखकर कुछ हिम्मत बंधी थी। मैं मेहरू को बुलाता हूँ, खुद बात कर लो। मिकी कहते हुए चला गया था, जबकि आरजे बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया था। कुछ देर बाद मेहरू उसके सामने थी। मुझे हानम का नंबर चाहिए। आरजे ने कहा था। मेरे पास जो नंबर है वो बन जा रहा है पिछले 1 साल से। मैं हैरान हूँ कि हानि ने अगर नंबर बदलना था तो मुझसे रब्ता तो करती। मेरा नंबर तो था ना उसके पास। मेहरू काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। उसके घर का एड्रेस चाहिए प्लीज़। पहली बार आरजे ने किसी से इस लहजे में कुछ मांगा था। मेहरू सोच में पड़ गई थी। तुम्हें पता है हानि, आरजे का घर भी बहरिया टाउन में ही है। उसे अपनी और हानम की बातें याद आईं। जानती हो, हमारे घर से 2 घर छोड़कर उसका घर है। क्या वाकई? मेहरू के लिए ये धमाका था। कभी मुलाकात नहीं हुई? मेहरू ने तजस्सुस से सवाल किया था। नहीं, हानम ने जवाब दिया था। प्लीज़, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मिकी या आरजी को मत बताना प्लीज़। हानम ने उसकी मिन्नत की थी। अच्छा बाबा, नहीं बताती, वादा रहा।
हानम के बार-बार मना करने पर मेहरू ने उससे वादा किया था। प्लीज़ मेहरू, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, तुम समझ रही हो ना? आरजे की आवाज़ पर वो चौंक कर ख़्याल उसे बाहर आई थी। उसे आरजे की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नज़र आई थी। वो नहीं जानती थी कि आरजे हानम से क्यों मिलना चाहता था, और वो ये भी नहीं जानती थी कि हानम यूनिवर्सिटी छोड़कर कहाँ चली गई थी। प्लीज़। आरजे के लहजे में इल्तिजा थी। ठीक है, मेहरू ने इस बात में सर हिलाया था। तुम्हें पता है आरजे, हानम ने चाहे तुम्हें जितनी भी बातें सुनाई हों, उससे कभी तुम्हें बद-किरदार नहीं कहा था और ना तुम्हारी बात की थी। वो इस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद था। खाना उसके सामने मेज़ पर तरतीब से रखा हुआ था। मिकी के कहने पर भी वो रुका नहीं था। उसे शदीद भूख लगी थी। वो रेस्टोरेंट आ गया था। शायद भूख लगने के बावजूद भी वो कुछ खा नहीं पा रहा था। मिकी की बातें उसके समाज में गूंज रही थीं। उसने तुम्हें शैतान तुम्हारी सोच और तुम्हारी घटिया बातों की वजह से कहा था, लेकिन कभी तुम्हारे मुल्हद होने के बावजूद कमतर नहीं समझा था। उससे एक चम्मच चावल खाए थे, जबकि दूसरा चम्मच वो मुंह तक नहीं लेकर गया था। उसका दिल उचाट हो गया था। वो बस जल्द अज जल्द हानम से मिलना चाहता था। वो इन सिस्कियों से जान छुड़ाना चाहता था जो उसे सोने नहीं देती थी। वो रात को 11 बजे के करीब लाहौर पहुंचा था और अगले दिन वो डिपार्टमेंट पहुंच गया था। वो वहाँ हानम के डॉक्यूमेंट से ये कंफर्म करना चाहता था जो एड्रेस उसे मेहरू ने बताया था वो ठीक भी था या नहीं। वो चाहता तो डिपार्टमेंट से ही उसके मुतालिक मालूमात हासिल कर सकता था, लेकिन उसका मेहरू से मिलना ज़रूरी था। डिपार्टमेंट में प्रोफेसर इब्राहिम से बात करने के बाद उसे हानम के डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे। वही पता लिखा हुआ था। वो प्रोफेसर का शुक्रिया अदा करता डिपार्टमेंट से बाहर निकल आया। अब वहाँ जन्नत रोड पर धुंध में चलते हुए उसे हानम की हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था। उसी जन्नत रोड पर वो खिलखिलाती थी और उसी जन्नत रोड पर आरजे ने उसे जहन्नुम जैसी आग में धकेल दिया था। वो उसका ख्याल लिए गेट की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो चाहता तो अपनी गाड़ी भी अंदर ला सकता था, लेकिन उसे शदीद धुंध में हानम को सोचते हुए जन्नत रोड पर पैदल चलना अच्छा लगने लगा था। मैं घटता जा रहा हूँ धीरे धीरे, मुझे उसकी कमी खाने लगी है। रात के तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब वो गाड़ी को मेन रोड पर छोड़कर पैदल ही गली में दाखिल हुआ था। कुछ देर गली में चलने के बाद वो एक खुले से चौक पर पहुंचा था। ये मेहरू का दिया गया पता था। ये हानम का पुराना घर था। वो धड़कते दिल के साथ कदम उठाता उससे घर की जानिब बढ़ रहा था। मोहल्ले की लाइट बंद थी, कुछ घरों में रोशनी, जबकि बाहर अंधेरा था। वो जैसे जैसे घर के करीब पहुंच रहा था उसकी टांगों की जान निकलती जा रही थी। बिलाखिर वो उस दरवाजे पर पहुंच गया था, लेकिन दरवाजे पर लगे ताले को देखकर उसका दिल जोर से चिल्लाने को किया था। आ गया तू, बड़ी देर कर दी। आवाज़ पर वो एकदम से उछला था। दरवाजे से कुछ फासले पर दीवार के साथ टेक लगाए कोई बैठा था। आरजे ने अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन की थी। वो एक फकीर था जो फटी सी चादर को अपने गिर लपेटे बैठा था। कौन हो तुम? आरजे ने हैरत से पूछा था, और फकीर के फटे हुए स्याह होंठों पर पुरसुरार सी मुस्कुराहट रेंग गई थी। मुझे अंदाजा था तुम आओगे। उसकी बात सुनकर आरजे के चेहरे पर उलझन फैली थी। कहा था मैंने कि तेरा बेटा किसी की जिंदगी बर्बाद करेगा। किसी ने नहीं मानी थी मेरी। फकीर की बातें आरजे की समझ से बाहर थीं। कौन हो तुम और ये क्या बोल रहे हो? आरजे दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया था। बदनसीब। फकीर गहरे पुरसरार लहजे में कहते हुए एकदम उसकी तरफ लपका था। आरजे उछल कर पीछे हुआ था। तेरे पास आई वो, तेरे साथ रही, पा नहीं सका तो उसे। फकीर के लबों पर पुरसरार मुस्कुराहट थी, जबकि आंखों में शोले लपक रहे थे। उसका नाम तेरे नाम से जुड़ा हुआ है, फिर भी छू नहीं सका उसे तू। फकीर ने कहका लगाया था। आरजे का दिल डूब कर उभरा था। यकीनन वो शख्स हानम की बात कर रहा था। क्या तुझे पता तेरा औरत साथ से दिल क्यों भर गया है? फकीर ने राज साराना अंदाज से पूछा था। आरजे के खामोश रहने पर उसके लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। इधर आ, तुझे कुछ दिखाता हूँ। वो आरजे का हाथ पकड़कर हानम के घर से कुछ फासले पर ले गया था। वो देख, उधर देख। फकीर ने सख्त लहजे में आरजे को उंगली के इशारे से ऊपर देखने को कहा था। आनम के घर के सामने मस्जिद थी, और एक मस्जिद घर से कुछ फासले पर पीछे की जानिब थी। मस्जिद के मीनारों पर बड़ी बड़ी रोशनियां यानी रॉड लगे हुए थे, जिनका मुंह इत्फाकन हानम के घर की तरफ था, और दोनों मीनारों से तेज रोशनी निकलकर हानम के घर पर पड़ रही थी। देख रहा है ये रोशनी? वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, फिर भी खुदा ने उनके घर को मुनव्वर किया हुआ है। सबूत मांगता है पारसाई का। जा, चला जा। फकीर ने गुस्से से कहते हुए आरजे को धक्का दिया था,
जो लड़खड़ाकर पीछे हुआ था और हैरत से उस छोटे से रोशन घर को देख रहा था। उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। चला जा, तेरे नसीब में नहीं है और ना तुझे मिलेगी। चली गई है अब, जा तू भी। फ़कीर वापस अपनी जगह पर बैठ गया था और आरजे फ़कीर की इस बात पर तड़प उठा था। आसिया बेगम ने अपनी ज़िंदगी के 22 साल गुर्बत में गुजार दिए, लेकिन कभी कुछ गलत नहीं किया था और ना अपनी बेटियों को करने दिया था। आसिया बेगम को उसके सब्र और नेक होने के फल हमदान की सूरत में मिला था, जबकि हमदम के साथ आरजे ने क्या किया था, उसे तो नवाजा जाना चाहिए था और आरजे ने अंधेरा कर दिया था उसकी ज़िंदगी में। आरजे के लब फड़फड़ाए थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया था। उसे अपने दिल के धड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसे एहसास हुआ था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका था। मु- मुझे वो चाहिए। वो मुश्किल से बोल पाया था। नामुमकिन। वकील ने कहका लगाया था। तेरी किस्मत में नहीं वो, और किस्मत को तू बदल नहीं सकता। जा, चला जा अब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किस्मत ही बदल दूंगा। आरजे खुद नहीं जानता था कि उसे ये अल्फाज किस एहसास के तहत कहे थे। फकीर ने चौंक कर उसे देखा था। तू चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन किस्मत नहीं, तुझे खुद को बदलना होगा, खुद को मारना होगा। अब चला जा, वक्त जाया मत कर। फकीर के लहजे में पुरस्कारियत बरकरार थी। माफी मांगनी है उससे। वो सामने होती थी तो सब अच्छा लगता था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया था, किसी हारे हुए चौबारी की तरह। उसका लहजा नम था। फकीर उसे गौर से देख रहा था। रात 12 बजे के करीब वो घर वापस आया था। उसकी हालत ऐसी ही थी जैसे सब कुछ हार के आया हो। कमरे में आने के बाद सबसे पहले उससे मेज से वो तस्वीर उठाई थी जो उसने उस रोज़ फोटो फ्रेम समेत दीवार पर दे मारी थी। मुलाजिम ने सफाई की तो उठाकर मेज पर रख दी थी। डोंट टच माई फोन यू मगल्स। कुछ याद आने पर वो मुस्कुरा दिया था। उसकी आंखों में फैली नमी उसके अंदर की तब्दीली पर गवाही दे रही थी। उसे शहादत की उंगली से तस्वीर में मौजूद आनम के चेहरे को छुआ था। मैं मिकी से कहता था कि तुम बहुत खुदसर और घमंडी लड़की हो, और मैं बिल्कुल ठीक कहता था। तुमने नजर न आने की कसम उठाई थी और अपनी इस कसम पर पूरा उतर रही हो। वो अब मेज़ के पास रखी कुर्सी पर बैठकर उससे बातें कर रहा था। लेकिन याद रखना, मैं भी आरजे हूँ। जिस दिन मिल गई ना, बख्शूंगा नहीं। उससे मसनूई गुस्सा किया था। अगर कोई उसे देख लेता तो यकीन नहीं करता कि वो आरजे था, जिसकी आंख में कभी आंसू नहीं आया था और अब वो नम आंखें लिए बैठा था। माफी मांगनी थी मुझे। अक्सर गुस्से में बहुत गलत बोल जाता हूँ। इतना नर्म लहजा खुद हानम देख लेती तो बेहोश हो जाती। तुम ठीक कहती थी। मैं सिर्फ चालाक हूँ, ज़हीन नहीं हूँ। अगर ज़हीन होता तो ये सब करने से पहले सोच लेता। आरजे ने गहरी सांस ली थी। देखो, अगर तुमने माफ़ नहीं करना तो ठीक है, फिर मेरा पीछा छोड़ दो। हर जगह नज़र क्यों आती हूँ? उसके लहजे मिलते जाती। सिर्फ एक बार मिल लो, एक बार नज़र आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके दिल ने ढाई दी थी, लेकिन जाने वाले वापस कब आते हैं। आरजे, मैं चाहता हूँ तुम मुल्तान जाओ। मधिया की मंगनी पर तुम्हारा होना लाजमी है। अगर इमरजेंसी में रिश्ता नहीं तय किया जाता तो मैं ज़रूर आता। मधिया की मंगनी? शाम की बात ने उसे हैरत में डाल दिया था। हाँ, बाबा साईं ने अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ उसका रिश्ता तय किया है। तुम्हें सब फ़ोन करते हैं, लेकिन तुम किसी से बात करो तब तुम्हें कुछ पता चले ना। अब तुम्हें जाना चाहिए। शाम ठीक कह रहा था। उससे कितने दिनों से घर बात नहीं की थी और ना ही किसी की कॉल उठाई थी। वो पता नहीं बेमकसद सारा सारा दिन लाहौर की हाँक छानता था। जिसे ढूंढ रहा था वो उससे नहीं मिलने वाली थी। ऐसे कैसे अभी से रिश्ता तय कर दिया? अभी तो वो बच्ची है, पढ़ रही है। उसकी तालीम तो मुकम्मल होने देते। आरजे को गुस्सा आया था। वो और मथिया रसाई बहन भाई थे। आरजे के पैदा होने पर कुछ पेचीदगियों के बायस आयशा जबील उसे दूध नहीं पिला पाई थी और ये काम बीजान ने किया था। वो और मथिया हम उम्र भी थे। वो उससे कुछ दिन छोटी थी। ये बातें तुम बाबा साईं से जाकर पूछो, वही तुम्हें जवाब देंगे। हर शाम उससे बहस नहीं करना चाहता था। देख लूंगा मैं सबको। आरजे गुस्से से कहता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि हर शाम के लबों पर मुस्कुराहट ढल गई थी। वो हर शाम से ज़्यादा मथिया को अपनी बहन मानता था और उसकी बातें सुनता था। बच्ची नहीं रही, अब वो 22 साल की हो गई है, इतना भी नहीं समझता। अशाम ने फ़ोन को देखते हुए कहा था और फिर सर झटक कर यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गया था। सईदों की हवेली को दुल्हनों की तरह सजाया गया था। वजह इस हवेली की वो इकलौती बेटी थी जिसकी आज मंगनी थी। बीजान के कहने पर वो ढंग के कपड़े पहने हुए था। मथिया तैयार हुई, बहुत प्यारी लग रही थी। तुम होश तो हो ना?
आरजे ने मधिया से पूछा था। जी, जी, खुश हूँ। वो नज़रें चुरा गई थी। आरजे ने उसकी ये हरकत अच्छे से नोट की थी। इससे पहले वो कुछ कहता, मुलाज़िमा उसे बुलाने आ गई थी। छोटे साहब, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। वो अदब से सर झुकाए कह रही थी। आता हूँ। आरजे ने जवाब दिया था। देखो, कोई भी मसला हो तो मुझे बता देना। लड़का ना पसंद आए तब भी। समझ रही हो ना मेरी बात? वो संजीदा लहजे में मधिया से मुखातिब था। जी। मधिया ने झुके सर को इस बात में हिला दिया था। ओके, मैं आता हूँ। वो कहकर उठ गया था और उसके जाने के बाद मधिया की सहेलियों और मोहल्ले की लड़कियों ने मधिया के गिर्द घेरा डाल दिया था। डैड, आपने मुझे बुलाया? वो सईद जबील के पास जाकर पूछ रहा था। तुम अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मेहमान आने वाले हैं। उनका इस्तकबाल भी करना है। हशाम नहीं है यहाँ पर। उसके काम तुमने करने हैं। जाओ भाई साहब के पास और मेहमानों का इस्तकबाल करो। वो सख्त से लहजे में कह रहे थे, जबकि आरजे सर झटक कर सया जबील की तरफ बढ़ गया था, जो मेहमानों में घिरा हुआ था। कुछ देर बाद लड़के वाले आ गए थे। लड़के को देखकर आरजे को हौसला हुआ था। सैयद फुरकान एक पढ़ा लिखा और बाशऊर इंसान लग रहा था। वो अच्छे से जानता था सैयद जबील यानी उसके डैड रिश्तों के मामले में उसकी बात नहीं सुनने वाले थे। अगर मधिया खुश थी तो वो कुछ गलत नहीं करना चाहता था। उनके ख़ानदान की रवायात के मुताबिक लड़के और लड़की की शादी सैयद ख़ानदान से बाहर नहीं की जाती। ये वो सब अच्छे से जानते थे। जब अंगूठी पहनाने की रस्म हो रही थी तो लड़के वालों के साथ आई लड़कियों को उससे ऊपर घूरते पाया था। वो सब उसे सताइशी नजरों से देख रही थीं। हद है यार। आरजे को पहली बार कोफ्त हुई थी, वरना लड़कियों के इस तरह घूरने पर वो अपनी बत्तीसी लाजमी दिखाता था। फिर अचानक उसकी नज़र सामने एक बेशकीमती सोफे पर बैठे फुरकान और मधिया पर पड़ी थी, जिनका मंगनी का कहकर अभी थोड़ी देर पहले निकाह हुआ था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि वो खुद हैरान रह गया था। बड़े लोगों की सरगोशियाँ उसे कुछ भी बता नहीं पाई थीं। देखते ही देखते बेशकीमती सोफ़ा लकड़ी के बेंच में बदल गया था। रोशनियों की झिलमिलाहट कम होकर बिजली की चमक में बदल गई थी। वहां मौजूद लड़कियों के कहके बादलों की गरजने की आवाज़ से बदल गए थे। उससे देखा था, साफ देखा था। सामने बेंच पर हानम और आरजे बैठे थे। वो घूर रही थी, जबकि आरजे मुस्कुरा रहा था। आरजे के दिल की धड़कन साकित हुई। वक्त जैसे ठहर सा गया था। दिल डूब कर उभरा था। वो एक पल था, बस एक पल। फिर सब नॉर्मल हो गया था। सिसकियों की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी और आरजे का सारा सुकून बर्बाद कर गई थी। वो उल्टे कदमों चलता हवेली से बाहर निकला था। उसकी आंखों में फैली नमी ने हर मंजर को धुंधला कर रख दिया था। क्या तुम अब हर शाम जबील को पसंद नहीं करती? एला पूछ रही थी। माही ने चौंक कर उसे देखा था। उससे कैसे भूल सकती हूँ? वो फीकी सी हंसी हंसी थी। फिर अब उसका जिक्र नहीं करती, ना उसके पीछे जाती हो? ये मोहब्बत खत्म हो गई? एला की बात सुनकर माही तड़प उठी थी। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती एला, कभी भी नहीं। मैंने उसे चाहा है और हमेशा चाहूँगी। अब उसके पीछे इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता और मैं एक लड़की हूँ। मेरे पापा ने मुझे मोहब्बत करना सिखाई है, लेकिन इज्जत नफ्स का सौदा करना कभी नहीं सिखाया। मैं पागल थी जो उसके पीछे गई। एक लड़की को ये सब सेब नहीं देता। अच्छा, तो ये बात है, मोहब्बत में अना आ गई। नहीं एला, अना नहीं है, ये अना नहीं है। मैं तो पहले ही हाँ हो चुकी हूँ, बचा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं अपने पापा का मान नहीं तोड़ सकती। वो मुस्कुराई थी, फिर जूस का ग्लास उठाकर लबों से लगाया था। वो दोनों यूनिवर्सिटी के कैफ़े में मौजूद थी और एला सिर्फ सर हिलाकर रह गई थी। मेरे हम सफ़र तेरी बेरूही दिले मुब्तला की शिकस्त है। इसे किस तरह मैं कहूँ फता, ये मेरी अना की शिकस्त है। तू चला गया मुझे छोड़कर, मैंने फिर भी तुझको सदाएं दी। मेरे हमसफ़र तू रुका नहीं, ये मेरी सदा की शिकस्त है। तुझे ला के दिल में बिठा दिया, तुझे राज हर एक बता दिया। तूने फिर भी कोई वफ़ा ना की, ये मेरी वफ़ा की शिकस्त है। मैं चिराग कोना मिजाज था, तुझे बिजलियों की तलब रही। मुझे आंधियों ने बुझा दिया, ये मेरे ज़या की शिकस्त है। मुझे कोई तुझसे गिला नहीं, तू मिला था कब के बिछड़ गया। मेरे जुर्म की है यही सज़ा, ये मेरी सज़ा की शिकस्त है। मेरी खामोशी के बयां को तू समझ के भी ना समझ सका। मेरे आंसुओं का बयाम ही दिले बेनवा की शिकस्त है। हमें दास्ताने हयात के सभी तस्करे हुए रायगा, मेरे चारा कर
तेरा ये हुनर मेरी हर दुआ की शिकस्त है। मुझे खामोशी हयात में यूं कभी ना कोई गिरा सका। तेरी खामोशी की पुकार ही मेरी इब्तिदा की शिकस्त है। आरजे आया था हशाम भाई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो हानम से मिलना चाहता था। उसका पता मांग रहा था। मुझे खुद नहीं पता था। जो मेहरू ने उसे पता दिया वो उसे वहाँ नहीं मिली। मिकी हशाम को बता रहा था। क्या तुम जानते हो कि हानम कहाँ है? हशाम ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा था। नहीं भाई, मैं नहीं जानता। मिकी सच बोल रहा था। उसके कोई रिश्तेदार कोई तो होंगे जिनका मेहरू को पता हो। हशाम उम्मीद से पूछ रहा था। नहीं भाई, मेहरू भी नहीं जानती। फिर कहाँ चली गई वो? आसमान खा गया उसे या ज़मीन निकल गई? हशाम सोच रहा था। बहुत बुरा किया हमने उसके साथ। मैं जब सोचता हूँ उसका मुकाफ़ात अमल हुआ तो क्या होगा। मिकी को सजा से डर लगता था। जो होना था वो हो गया, और जो होना है उसे टालना मुमकिन नहीं। कोशिश करो कि उसे ढूंढ सको इससे पहले कि कुछ गलत हो। उससे माफ़ी मांगनी चाहिए तुम लोगों को, वरना मकाफ़ात अमल की लपेट में बहुत से लोग आएंगे। हशाम कहकर फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि मिकी का दिल एक बार फिर लरस उठा था। आज उसका बहुत बड़ा शो होने जा रहा था। वो सारी रात नहीं सोया था। उसे वो आवाज़ें सोने नहीं देती थीं। नींद और दर्द की शिद्दत से आंखें सुर्ख लिए वो शो में जाने के लिए तैयार था। ये रिदम बैंड का अब का सबसे बड़ा शो था। आरजे की डिमांड बहुत थी। बहुत सी म्यूज़िक कंपनियां उससे जुड़ने को तैयार थीं, लेकिन वो मानता ही नहीं था। वो सारी रात उसने लाउंज में सोफे पर बैठकर गुजारी थी। उसे अपनी आंखों के सामने हानम यूनिवर्सिटी में घूमती नजर आ रही थी। उसका हाथ सोना उसके लिए कितना तकलीफदेह था, ये सिर्फ वो ही जानता था। वो अपना दर्द किसी से नहीं कह सकता था, किसी को बता नहीं सकता था। वो अपने एहसासात को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। वो दिन में भी नहीं सोया था। उसकी टीम उसे प्रैक्टिस के लिए बुलाती रही थी, लेकिन वो नहीं गया था। स्याह पैंट पर मैरून शर्ट और स्याही जैकेट पहने वो अच्छा लग रहा था। उसके बाजू पर मौजूद टैटू आरजे उसे एक सिंगर बना रहा था, जैसे प्रोफेशनल सिंगर होते हैं। कुछ देर बाद उससे अपनी गिटार उठाई और गाड़ी में बैठकर सफ़र पर निकल पड़ा था। पिछले 2 दिनों से उसका दिल बहुत उदास था। एक अजीब सी बेचैनी उसे उदास किए हुए थी। लेकिन जाने से पहले वो हानम की तस्वीर देखना नहीं भूला था। वो नहीं जानता था वो किस सफ़र पर निकला था। ऐसा सफ़र जहाँ मौत घात लगाए बैठी थी। वो शायद कभी वापस नहीं लौटने वाला था। रात के इस वक्त स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा पड़ा था। आरजे का नाम हर शख्स के लबों पर गूंज रहा था। रोशनियों में नहाया स्टेज उसे अपनी तरफ दावत दे रहा था। वो स्टेज पर चढ़ा था। लोगों के जोश और नारे पहले से ज़्यादा बढ़ गए थे। आज वो गाने नहीं जा रहा था, बल्कि अपने दिल के हाल को लफ्ज़ों की शक्ल देने जा रहा था। आरजे ने स्टेज पर खड़े होकर एक नज़र आवाम पर डाली थी। उसकी नज़रों में तलाश थी, किसी और की जुस्तजू, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आई थी। उसने एक गहरा सांस लिया और फिर गाना शुरू किया था। तू सफ़र मेरा, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा, ए दिल है मुश्किल। उसके गाए अल्फाज से हुजूम को पागल कर दिया था। लोग किसी ट्रांस की कैफियत में उसे सुन रहे थे। आरजे ने आंखें बंद की थी और तस्वुर में खुद को हानम के सामने बैठे पाया था। वो उसे हफीज से घूर रही थी। अब वो मेहरू के साथ हंस रही थी। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, इतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। उससे आंखें खोली थी, जिनमें नमी फैली थी और जो सुर्ख हो चुकी थी। जिस दिन हर सी रूह को जिंदा किया जाएगा और मुर्दों को कब्रों से उठाया जाएगा, मेरी दुआ कि मेरा उस दिन भी सामना ना हो। आनम के जुमले उसके कानों में गूंजे थे। कितना दर्द देते उसके ये अल्फाज, ये सिर्फ वो ही जानता था। तूने दिया है जो, वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमान ढूंढे तेरी ज़मीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। आरजे ने आसमान की तरफ देखा था। ज़मीन पर ना सही तो आसमान में आ मिल, तेरे बिना गुज़ारा ये दिल है मुश्किल। ये अल्फाज सही थे, उसकी शिद्दत थी, उसकी ख्वाहिश थी, उसके अंदर की तड़प रही, जो लफ्ज़ों का रूप धार कर बाहर निकल रही थी। लोग आज उसके दर्द पर अशश कर उठे थे। आवाम उससे बात करने के लिए पागल हो रही थी। वो उसका ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, और वो किसी और दुनिया में पहुंचा हुआ था। अधूरा होके भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल।
अर्ची ने आंखें खोली थीं। वो उससे फिर कहीं नजर नहीं आई थी। वो स्टेज से नीचे उतरा था और फिर सबकी आवाज़ देते देते भी वो उस जगह से बाहर निकल आया था। वाह! कमाल कर दिया आज इस लड़के ने। इतना दर्द, इतनी शिद्दत, यही चीज़ तो चाहता था मैं। गाड़ी निकालो, मुझे ये लड़का चाहिए। मिस्टर ईमान अपने स्टूडियो के केबिन में बैठा आरजे की परफॉर्मेंस देखकर अशश कर उठा था। जी ठीक है बॉस। उसका सेक्रेटरी इस बात पर सर हिलाता बाहर निकल गया था। किसी भी कीमत पर वो बचना नहीं चाहिए। पैसे डबल मिलेंगे। वो मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा। उससे रुपयों से भरा बैग दो जराइम पेशा अफराद के सामने रखते हुए कहा था, जो शक्ल से खौफनाक नजर आते थे। काम हो जाएगा मैडम। वो उसे यकीन दिलाते बैग उठाकर बाहर निकल गए थे। आई एम सॉरी आरजे, लेकिन मैं अपनी पसंद किसी और को नहीं देती। वो अफसरदा लहजे में आरजे के तस्वुर से मुखातिब थी। रात के इस पहर वो तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों की नमी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रास्ता सुनसान था। सड़क पर एक दो गाड़ियां ही नजर आ रही थीं। उसका मोबाइल और वॉलेट साथ वाली सीट पर रखा था। आज वो उसे पूरी शिद्दत से याद आई थी और उसके नजर न आने पर वो पागल सा हो रहा था। कुछ देर के लिए उसकी नज़र सामने से हटी थी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ था। सामने से आते एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे पूरी कुव्वत से टक्कर मारने के बाद उड़ा दिया था। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला था। गाड़ी उछलकर दूर जा गिरी थी। आरजे को हर चीज़ घूमती महसूस हो रही थी। तकलीफ की एक लहर उसके पूरे जिस्म में फैल गई थी। आरजे ने मुश्किल से आंखें खोली थीं। उसके सर से खून निकल रहा था। जैसे ही उससे आंखें खोली थीं, उसकी आंखें चुंधे आ गई थीं। एक धमाके की आवाज़ के साथ खामोशी छा गई थी। इतनी गहरी खामोशी जो उससे कभी महसूस नहीं की थी। उस अंधे पड़े को एक लंबी सी सुरंग नजर आ रही थी, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। उस तेज रोशनी उस सुरंग के अंदर से उसे वो नजर आया था, 10 साल का रूहान जबील, जो सुरंग में चल रहा था। मामा, वो किसी को पुकार रहा था और फिर कुछ देर चलने के बाद उस सुरंग के आखिरी सिरे पर पहुंचा था, जहाँ वो मुस्कुरा रही थी। हाँ, वो आयशा जबील, उसकी माँ। खूबसूरत सी मुस्कुराहट। रूहान, आ गए तुम। वो मोहब्बत पाश नजरों से उसे देख रही थी। मामा। 10 साला रूहान अपनी माँ की तरफ भागा था। काम तमाम करते हैं। ट्रक में मौजूद एक आदमी ने दूसरे से कहा था और फिर उन्होंने ट्रक को गाड़ी के ऊपर चढ़ाकर गाड़ी को पूरी तरह से कुचल डाला था। आरजे की जिस्म ने इतनी तकलीफ कभी महसूस नहीं की थी। वो चीख भी नहीं पाया था और फिर उसकी आंखें बंद हो गई थीं। वो दोनों आदमी ट्रक से नीचे उतरे थे। रास्ता सुनसान पड़ा था। सड़क के एक जानिब जंगल था, जबकि दूसरी तरफ भयावह। वहाँ इस वक्त कोई नहीं था। दोनों आदमियों के चेहरों पर थोड़ी सी परेशानी थी। उन्होंने रात के अंधेरे में जल्दी जल्दी ट्रक से पेट्रोल की एक बहुत बड़ी बोतल निकाली थी और फिर उल्टी पड़ी टूटी फूटी गाड़ी पर उसे छिड़क कर आग लगा दी थी। उन सालों के हाथ नहीं कांपे थे ऐसा करते हुए। शायद वो जुर्म और जुल्म करने के आदी हो चुके थे। गाड़ी में आग किसी सूखी लकड़ी की तरह लगी थी। आसपास नसें दौड़ाने के बाद किसी ने गलती से देखा तो नहीं, वो लोग ट्रक में बैठकर वापस चले गए थे। 1.5 साल सड़कों पर आवारागर्दी करने के बाद, 1.5 साल किसी को देखने के लिए तड़पने के बाद, और फिर उसी तड़प को दिल में लिए वो शख्स अपनी नींद सो चुका था।